एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट। मैं ईशा आज आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ हमारे 11वीं कक्षा में हिंदी पाठ्य पुस्तक के सिलेबस की। तो आपको पता है आपका नया सेशन शुरू हो गया होगा 11वीं का, हालांकि ये तो अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, तो आप वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत आगे आ चुके होंगे। फिर भी हम सिलेबस पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि न्यू सिलेबस आता है तो हमें सिलेबस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हम पूरे चैप्टर्स को समझ सकते हैं। तो हमारा जो 2022 से 2023 का नया बैच है उसके लिए नया सिलेबस आया और उसकी बात हम आज करेंगे। तो आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में तो पता है, जो 20 मार्क के प्रैक्टिकल होते हैं तो वो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। आप चाहे तो इसे बाद में आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मूल्यांकन कैसे टीचर्स करते हैं तो उन सारी चीज़ों पे भी चर्चा की है। तो प्रैक्टिकल में आप जैसे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के 5 मार्क्स होते हैं और भाषा और प्रस्तुति यानी जो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो उसके 3 मार्क्स जुड़ते हैं और जो आपने कंटेंट जुटाया है जो भी जिस तरह से उसके 2 मार्क्स। तो इस तरह करके आपके 10 मार्क्स उसके हो गए। जो रिटन वाला थ्योरिकल होता है ना, मतलब इसको हम प्रैक्टिकल नहीं कहते हैं, इसे असाइनमेंट कहते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कौन सा टाइप का हो रहा है। तो यहाँ पर जो थ्योरिकल टाइप में आपका लिखने वाला होता है असाइनमेंट, तो वो प्रोजेक्ट टाइप होता है ना, उसके ये 10 मार्क्स किस तरह से जुड़ते हैं उसका वर्णन आप देख सकते हैं उसे। अब हम ज़्यादा देर नहीं करते, अपने सिलेबस को देख लेते हैं क्या है हमारे सिलेबस में। तो 3 घंटे का पेपर होगा ही होगा आपका, 80 मार्क्स का पेपर होगा, ये सब पता है आपको। तो आपका जो पेपर होगा 2 खंडों में डिवाइडेड होगा, ठीक है। इसमें जो खंड आ है वो क्या है आपका, आप यहाँ ऊपर देख सकते हो। जो खंड आ है वो है पाठ्य पुस्तक वस्तु पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और खंड बा जो है वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये, और इसमें विकल्प भी दिए जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन का 2 डिवाइड है, इसका 40 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, सेकेंड वाले का ही 40 मार्क्स का पार्ट है। अब हम अगर पहला वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ही क्वेश्चन दिखता है अनसीन पैसेज। आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, हिंदी हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, अनसीन पैसेज में क्या करना होता है ये भी पता है आपको। यहाँ पर मैं बात ये कर रही हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो बिना किसी विकल्प के, तो यानी कि आपको MCQs नहीं मिलेंगे, यानी कि ऑप्शंस नहीं होंगे कि आप उसमें टिक कर दो और आंसर हो जाए। आपको कोई भी वो 1 वर्ड जो है ना आंसर वाला वो ढूंढना पड़ेगा अनसीन पैसेज में और वही आंसर लिखना है आपको, ठीक है। तो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो आपको 1 वर्ड में ही आंसर देना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 1 लाइन लिख सकते हो आप, ठीक है, 1 सेंटेंस बस। तो ये 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स के। इसी में जो बी पार्ट होगा वो क्या होगा, 2 अपठित पद्यांश पूछे जाएंगे। अच्छा, तो जो गद्यांश होता है उसका मतलब क्या होता है, जो स्टोरीज वगैरह पैसेज जो होते हैं। लेकिन जब हम पद्यांश की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, काव्य आते हैं, पोएम्स आती हैं। तो पोएम्स में 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। और इसमें क्या होगा आपको, इसमें भी सेम वही चीज़ दिया। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये बिना किसी विकल्प का आएगा या फिर विकल्प का आएगा, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि विकल्प के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 1 वर्ड आपको पोएम में ढूंढना ऐसा कुछ आंसर होता नहीं है इसमें, तो विकल्प में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम ये कह नहीं सकते। तो लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर 1 वर्ड रिटर्न लिखना है तो आपको 1 वर्ड ही लिखना है, आंसर पूरा नहीं लिखना है कि 2-3 लाइन सेंटेंस बना दिए। और अगर MCQs आते हैं तो आपको टिक मार्क ही करना है, वो तो ईजी है। तो 8 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इस तरह आपके 18 मार्क्स हो गए। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक से। तो आपकी जो एक्स्ट्रा बुक लगी होती है, 2 बुक है अंतराल, उसके अलावा जो बुक होती है आपकी अभिव्यक्ति माध्यम होती है, मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट यूनिट से आएगा, जनसंचार माध्यम और लेखन। तो इसमें जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन MCQ टाइप होंगे, तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आपने इसको अच्छे से मतलब डिटेल से पढ़ा होगा ना, तभी आप ये MCQs क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जय माता दी लगा के टिक कर दिया, ऐसे आंसर्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, आप ऐसे हो कि एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो टॉपर की लिस्ट में, तो आपको इसके लिए डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। तो आएंगे तो वैसे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन ही आएंगे, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं MCQs में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है, MCQs पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपको खुद से ढूंढना नहीं है, टिक मारना है। अगर आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। इसमें A पार्ट दिया हुआ है हमारा अपठित काव्यांश और B पार्ट दिया अपठित गद्यांश, यानी पोयम और स्टोरी। तो पोयम से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्टोरी से भी 6, और दोनों ही क्या होंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो टिक करना है। नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, अंतराल से ही क्वेश्चन पूछेगा। ये कौन सा था, अंतरा का था। अब ये है अंतराल का, यानी सेकेंड बुक आपकी
इसमें भी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं, यानी कि इसमें आपको खुद से अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी डालनी है और जो आपने पढ़ा है, यानी कि लंबे आंसर राइटिंग होंगे इसमें, शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट मतलब 5th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अभिव्यक्ति माध्यम से पूछा जाएगा। 2 सृजनात्मक लेखन, अच्छा ये तो आपको ब्रीफ कर रखा है कि 2 सृजनात्मक लेखन होगा, 1 इकाई 3 व्यवहारिक लेखन होंगे, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर यानी 9th और 10th से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, व्यवहारिक लेखन वाले, यानी कि जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो वाले क्वेश्चंस 9th और 10th चैप्टर से बनेंगे। और जबकि जो हमारा सेकेंड यूनिट है, ठीक है, उससे सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो हमने 5th यूनिट की डिस्कशन की है, मतलब ये जो 5th पार्ट है इसका, उसका डिस्कस किया है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है, दी गई स्थिति या घटना के आधार पर दृश्य लेखन करें, ठीक है। विकल्प दिया जाएगा, यानी 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना होगा, कोई भी वो रैंडमली कोई भी टॉपिक दे देंगे, कोई भी घटना दे सकते हैं, उस सड़क का दे सकते हैं, स्कूल का दे सकते हैं, क्लासरूम का दे सकते हैं, तो आप उस पर अपनी स्टोरी घटना पर लिखना है, बट ज़्यादा मत बनाइएगा, 120 वर्ड लिखें, इट मीन्स 1.5 पेज, दैट्स इट, इतना ही होता है 5 मार्क्स में, तो उतने आप कर लेना, 120 शब्द हो जाएंगे। और इसमें आपकी क्रिएटिविटी है तो इसमें कुछ पढ़ने वाला पहले से है नहीं, वहाँ पर आपके जैसे थॉट्स हो रहे हैं इमेजिनरी, वो सारी चीज़ें आप वहाँ लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है औपचारिक पत्र, तो हमने बचपन से लिखा है, लेटर राइटिंग कितने टाइप की लिखी है हमने, तो एक तो हमें पता है लेटर किस तरह के, सवृत लेखन यानी अपना जो इंट्रोडक्शन वाला होता है, रोज़गार संबंधी यानी जॉब लेटर जो होते हैं, ठीक है, तो जॉब लेटर आ सकते हैं, या फिर फ्रेंड को देने वाला। अच्छा यहाँ सिर्फ औपचारिक है, तो औपचारिक में वो नहीं आएगा, आई एम सॉरी, तो यहाँ पर किसी ऑफिसर्स को देना होगा, किसी संस्थान को देना पड़ेगा, या फिर अपना जॉब लेटर लिखना होगा, यही होगा। अनौपचारिक लेटर अब नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल लीजिएगा, औपचारिक लेटर की सारे लेटर्स की प्रैक्टिस कर लेना, और यहाँ पर विकल्प दिए जाएंगे तो आप किसी एक को कर सकते हो। और ये भी 120 शब्द यानी कि 1.5 पेज। और वैसे अगर आपका वैसे एक पेज में लेटर ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि उसका इंट्रो लिखोगे, फिर उसका कंटेंट लिखोगे, और उसका एक फॉर्मेट होता है, तो उन सब में 2 पेज लग ही जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्यवहारिक लेखन में प्रतिवेदन करना है आपको, जी नहीं, हाँ प्रतिवेदन करना है, प्रेस विज्ञापति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधी विकल्प। अब आपको ये सारे वर्ड अजीब तो लग रहे होंगे, क्योंकि जो बच्चे 10th से 11th में आते हैं उनके लिए सिलेबस बिल्कुल अलग होता है, हालांकि जब आप 12th में जाओगे तो आप इन सबके यूज टू हो जाओगे, बट अभी के लिए क्या बता देती हूँ मैं। प्रतिवेदन क्या होता है, जो हम नोटिस बोर्ड में लिखते हैं, तो इंग्लिश में आपने नोटिस किया होगा 10th में भी, नोटिस जो आते हैं ना कि कोई स्कूल में कंपटीशन अरेंज हो रहा है, या इंटर स्कूल कंपटीशन है, या फिर हम फेयरवेल कर रहे हैं, या फिर एनुअल फंक्शन, तो उसके सबके जो भी नोटिस लगते हैं बोर्ड में उसको हम प्रतिवेदन कहते हैं, तो वो हिंदी में भी आपको लिखना सीखना है। प्रेस विज्ञापति यानी कि जो एडवर्टीज़मेंट हम देते हैं न्यूज़पेपर में, वो चीज़ हो गई, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट में जो चीज़ें होती हैं वो फॉर्मेट आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको मेंशन मिल जाएगी, तो आप उसे कर सकते हो। परिपत्र मतलब क्या होता है, मेमोग्राफ होता है, यानी कि आप किसी ऑफिसर्स को अगर लेटर भेज रहे हो ना, एक रिपोर्ट दे रहे हो कि हमें कोई चीज़ करवाना है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है ना, तो उनको शॉर्ट में कंसाइज फॉर्म में लेकिन एकदम एग्जैक्ट चीज़ें लिखनी होती है, तो उसको मेमोग्राफ या परिपत्र कहते हैं, तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है, वो भी आपको करना है। कार्यसूची यानी कि आप कार्य करने से पहले जो एक लिस्ट बनाते हो क्या क्या करना है, उसका भी एक तरीका वो सिखाते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हो। कार्यवृत्त यानी रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट कोई घटना होने के बाद जब हम रिपोर्ट देते हैं ना कि ऐसा ऐसा हुआ था, यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है, तो किसी एक को ही करना है। आई विल सजेस्ट कि आप प्रतिवेदन और कार्यवृत्त को अच्छे से कर लीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हो एडवर्टीज़मेंट वाला। ये 3 चीज़ें जो होती हैं बहुत ईजी होती हैं, और आप आराम से इसे पेपर में कर भी सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी तो अप टू यू है, और ये आएगा भी सिर्फ 3 मार्क्स का, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही बता रही हूँ। प्रतिवेदन छोटा होता है, एडवर्टीजमेंट उससे भी ज़्यादा छोटा होता है, रिपोर्ट राइटिंग थोड़ी लंबी होती है, बट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कर सकते हो उसे, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती आपको। अब हम ये देखते हैं 4th क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी एडिशनल बुक है, यानी अभिव्यक्ति और माध्यम है, उसमें जो चैप्टर्स दिए ना, उससे आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर आपको देने हैं, और वो दोनों प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, यानी आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो अगर इसको मैं बोलूँ
एक पेज अगर आप देखोगे बोर्ड में तो पेज की शीट बहुत छोटी होती है ना, तो आप एक पेज में 2 ही क्वेश्चन कर पाते हो, लेकिन अभी अगर शीट आपकी लंबी है तो आप 4-5 लाइन में आंसर कंप्लीट कर सकते हो इसका, ठीक है। बाकी आपकी हैंड राइटिंग पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक अंतरा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके काव्यखंड से पूछे जाएंगे। काव्यखंड में क्या है ये कि आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और दोनों के कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स होंगे। सेम अगेन 40 मार्क्स का आएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या करना आपको आता ही होगा, क्योंकि आई थिंक कि आपने सीखा होगा 10th में, सिखाते तो हैं वैसे, ठीक है। तो सप्रसंग व्याख्या में क्या होती है, पहले आपको प्रसंग लिखना होता है, फिर व्याख्या करनी होती है, फिर विशेष लिखना होता है, यानी शिल्प सौंदर्य की उसमें क्या क्या व्याकरण है, किस तरह से चीज़ों का प्रयोग किया गया है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर हम कई लोग ऐसा होता है कि इसमें संदर्भ भी ऐड करते हैं। संदर्भ मतलब रेफरेंस, कि ये चैप्टर का नाम क्या है और राइटर का नाम क्या है, वो संदर्भ हो गया। प्रसंग का मतलब हो गया जो भी पैराग्राफ वो आपको दिए हुए हैं ना, उसमें क्या आप बताने की कोशिश की जा रही है, यानी एक इंट्रो की तरह आप प्रसंग में लिखते हो। और जब व्याख्या करते हैं तो हमें उसे सिंपल वर्ड में लिखना होता है, जो भी पैराग्राफ दिया होता है ना उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है सिंपली। और जब हम विशेष की बात करते हैं तो आपको ये बताना है उसमें अनुप्रास क्या है, भाषा कौन सी है, और किस तरह की शैली का प्रयोग किया गया है, और समास क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हो, ठीक है। रस ये सब। अब हम अगर ये क्वेश्चन हो गया 6 मार्क्स का आएगा, एक ही प्रश्न आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई विकल्प दिया हुआ है तो फिर आपका ये ठीक है कि विकल्प है, मतलब ऑप्शन में है तो आपको ये करोगे। नेक्स्ट है गद्य खंड से आएगा, तो यानी स्टोरीज़ में से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। 3 प्रश्न आएंगे, 2 अटैम्प्ट करने हैं, 40 वर्ड के होंगे और 2 अंक के हैं, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 प्रश्न है। सेम वही चीज़ का ध्यान रखना है, गद्य खंड को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, तो फिर आप ये कर सकते हो। 4th क्वेश्चन है एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वो कोई भी रैंडमली आपको गद्यांश दे सकते हैं। हालांकि इन्होंने ऑप्शन इसलिए भी नहीं दिया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो गद्यांश होता है वो तो कोई भी स्टोरी होती है ना, तो स्टोरी एटलीस्ट हम समझ पाते हैं। काव्यांश थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए वो इतना ऑप्शन उसमें नहीं देते हैं। तो इसीलिए स्टोरी को आप आराम से समझ के इसके साथ प्रसंग व्याख्या कर सकते हो। इसमें भी सेम चीज़ होती है, आपको प्रसंग व्याख्या करनी होती है और फिर विशेष। अच्छा, जब आप व्याख्या करते हो तो 2 तरीके से करनी होती है। पहले तो आपको शब्दार्थ लिखना होता है, यानी कि जो सिंपली वर्ड टू वर्ड क्या क्या कहना चाहते हैं। भावार्थ क्या होता है, उसके इंटरनल कोई चीज़ छुपी होती है, उसके माध्यम से कभी कुछ कहना चाहता है या राइटर कहना चाहता है, तो वो भावना आप उसमें दर्शाते हो, ठीक है। चैप्टर पढ़ोगे आप तो फिर मैं उस टाइम पे बता दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरा भाग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाठ की विषय वस्तु पर आधारित एक प्रश्न आएगा, ठीक है। कोई भी, अब इसमें भी अच्छा यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, 2 या 3, और उसमें से कोई एक आपको करना होगा। और यहाँ पर पाठ की विषय वस्तु बतानी। विषय वस्तु का क्या मतलब होता है, पाठ का सार, समरी, ये पूरे पाठ में बताने की कोशिश की गई है। तो इसमें भी आपको ये नहीं है कि पूरी स्टोरी लिख देनी है, बैठ के 2 घंटे तक स्टोरी लिख रहे हैं, नहीं। आपको यहाँ पर टू द पॉइंट बताना है कि राइटर कहना क्या चाहते हैं। 2-3 लाइन अगर आप इसमें कोट कर देते हो स्टोरी की एकदम सेम इन्वर्टेड कॉमा के साथ, प्लस आप जो राइटर बोलना चाहता है ना उसको एग्जैक्टली बता देते हो ना, तो आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। और ज़्यादा करना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक का ही है, जैसा देख सकते हो 3 अंक का है, तो ज़्यादा करोगे नहीं। आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो आप उसका इंट्रो और समरी जो होगी वो ढंग से कर लेना, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा स्टोरी का ग्लिम्स दे देना बहुत शॉर्ट में, फिर कुछ लाइन को कोट कर देना इन्वर्टेड कॉमास के साथ, ठीक है, वैसे के वैसे उतार देना याद करके। और तीसरी चीज़ क्या है, उसकी मूल संवेदना क्या है वो रट लेना, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल आपको मिला होगा तो उसमें मूल संवेदना दी होती है हर चैप्टर की, तो उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब है एक प्रैक्टिकल्स में आपको या फिर असाइनमेंट कहूँ, 2 तरह से होता है। एक आपका ASL होता है, तो आपने ये 9th में भी किया होगा, 10th में भी किया होगा। इंग्लिश में करते हैं ये, हिंदी में ASL कम ही होते हैं, बट आपके यहाँ पर होंगे। तो इसमें क्या होता है कि वही लिसनिंग टेस्ट होता है, कोई भी रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी तरह से टीचर लेना चाहती है वो अपने हिसाब से ले सकती है। परियोजना कार्य किस तरह से होता है, यानी कि आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे जो आपको रिटन फॉर्म में प्रोजेक्ट बनाकर लाना होगा 10 मार्क्स का। उसका इवैल्यूएशन हमने ऊपर कर चुका था कि किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा। ASL का भी मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको ASL में और भी कन्फ्यूजन हो तो उसकी नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चैप्टर्स है जो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अंतरा से क्या है,
नहीं कि जन्म कुंडली, ये पूरा पार्ट जो है ये नहीं पूछा जाएगा। पद्माकर, इसका ही पूरा पार्ट नहीं पूछा जाएगा। महादेवी वर्मा की जो 2 रचना है ये भी नहीं पूछी जाएगी ना, इससे प्रश्न आएंगे। नरेंद्र शर्मा की भी जो रचना है उससे भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और अंतराल से एक पार्ट जो है हमारा अंडे के छिलके, तो अंतराल में अभी 3 पार्ट हैं, उसमें से एक निकाल दिए गए, तो यानी 2 ही बचे। तो ऑप्शन में भी 2 ही आएंगे, तो फिर आपका ईजी हो गया कि बहुत सारे पार्ट निकल गए। हमारे टाइम में तो ये सब कुछ भी नहीं था। तो इन चीज़ों का बेनिफिट उठाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आपके भी 100 आउट ऑफ 100 आ सके, क्योंकि बहुत सारे आजकल अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपने अभी देखा हो CBSE की जो 12th की रिज़ल्ट है उसमें 500 आउट ऑफ 500 आए हैं, तो आपके भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं और ये आप कर सकते हो प्रूफ। तो इसीलिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, अच्छे से मार्क्स आएंगे आपके। तो यही सारी चीज़ें हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन आपने नोट डाउन कर ली। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना।